नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे पिछले बीते कुछ दिनों के अंदर दो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस जो हमारे सामने आए उनको देखिए। एक है पुतिन व्यूज पाकिस्तान एज की पार्टनर इन साउथ एशिया। मिस्टर पुतिन पाकिस्तान को साउथ एशिया के अंदर अपने अहम साझेदार के रूप में देखते हैं। अब आप जानते हैं रशिया और इंडिया जो हैं वो काफी क्लोज हैं। हम उन्हें ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं। ऐसे में अगर आपका अच्छा दोस्त जाके आपके दुश्मन से हाथ मिलाएगा तो ये आपकी फ्रेंडशिप पे काफी क्वेश्चंस जो है उसको रेज करते हैं। ऑलरेडी रशिया और चाइना काफी क्लोज आ गए हैं। यूक्रेन वॉर के चलते वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस के द्वारा रशिया पे जो सैंक्शंस लगाए हैं उनके चलते हैं। अब रशिया का पाकिस्तान के साथ जो ग्रोइंग कॉपरेशन है, चाहे मिलिट्री ड्रिल्स हो गया या मिलिट्री इक्विपमेंट्स की सप्लाई हो गई, ये कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में टेंशन जो है उसका माहौल पैदा कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं इंडिया भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के काफी करीब जा रहे हैं। हम चाहे इकोनॉमी हो गई चाहे डिफेंस हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज के काफी क्लोज जाते जा रहे हैं। वहीं पे क्वेड जो है, जहां पे आपका यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया मेंबर से इंडिया भी उसका मेंबर है और रशिया भी इससे नाराज है। यानी दोनों दोस्तों के बीच में कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल है। ऐसे में फ्रांस के जो एनवॉय हैं उन्होंने कहा फ्रांस वांट्स टू बी पार्टनर इन बिल्डिंग नेशनल बेस फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फ्रांस जो है वो खुद को रशिया के एक ऑल्टरनेटिव के रूप में इंडिया में प्रेजेंट कर रहा है। फ्रांस इज रेडी टू हेल्प इंडिया डाइवर्सिफाई फ्रॉम रशिया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या फ्रांस रशिया को इंडिया के ऑल वेदर फ्रेंड के रूप में रिप्लेस कर सकता है। कैन फ्रांस बी द न्यू रशिया। मैं आपको बता दूं दोनों के साथ में ही हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। आई एम सोनप्रिया, मैं आपकी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे। यू कैन कनेक्ट विद मी डेली सुबह 11:45 AM पे इसी चैनल पे एंड 1:30 PM पे टेक्स्ट बुक के ऐप पे। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं इस स्कैन कोड को स्कैन करके। दोस्तों डिस्कस करते हैं पूरे मुद्दे को। अब ये जानने के लिए कि क्या फ्रांस एक वायबल ऑल्टरनेटिव है इंडिया के लिए, नहीं जानना जरूरी है इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे आप जो तस्वीर देख रहे हो ये मई 2022 की है, उस टाइम की जब कोविड के रेस्ट्रिक्शंस बस खत्म हुए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी यूरोप के दौरे पे गए थे और फ्रांस भी पहुंचे। और ये भी वो समय है जब ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया था एंड वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट खड़ी थी। बट आप जानते हैं इंडिया रशिया को ओपनली अपोज नहीं कर रहा है यूक्रेन इशू को लेकर के भी। बात करते हैं फ्रांस एंड इंडिया के रिलेशनशिप को। अगर मैं स्ट्रेटेजिक टाइज की बात करूं तो 1998 में चलते हैं। दो कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे दोनों की जो रिलेशनशिप है उसमें दरार थी। बट 1998 की अगर हम बात करें तो हमने पोखरण सेकंड कंडक्ट किया। यूएस और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज उन्होंने हम पे सैंक्शंस लगाए। फ्रांस अकेला यूरोपियन देश था जो हमारे साथ खड़ा था। यूरोप के अंदर या इनफैक्ट मैं कहूंगी पूरी दुनिया में ही फ्रांस फर्स्ट देश है जिसको हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनर का टैग दिया, जो आज हम बहुत सारी कंट्रीज को दे चुके हैं बट फ्रांस वाज द फर्स्ट। आगे अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी फ्रांस इंडिया को बैक करता है। G8 के मेंबर में, परमानेंट मेंबर में इंडिया को बैक करता है। नॉट ओनली दिस, कश्मीर के इशू पे और टेररिज्म जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, इस पे भी इंडिया का पक्ष जो है उसको सपोर्ट करता है फ्रांस। जब हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया तो अमेरिका सहित काफी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, लेकिन फ्रांस हमारे साथ था। इनफैक्ट चाइना जो प्रोसीजरल गेम्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर को लेकर के और आर्टिकल 370 को लेकर खेलना चाहता था, फ्रांस ने इसको भी रोका। इंडो पैसिफिक ओशियन, आप जानते हैं इंडो पैसिफिक के अंदर फ्रांस की काफी ओवरसीज टेरिटरीज हैं। यहाँ पे दोनों का काफी क्लोज कोऑपरेशन है। इनफैक्ट दोनों एक ट्राइलेटरल ग्रुप, इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का, इसके भी मेंबर हैं। और ये यहाँ पे फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक जो है उसके लिए काम कर रहे हैं। चाइना की एसर्टिवनेस जो है ना, चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म है उसको काउंटर करने के लिए। तो आप देखिए दोनों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट काफी मिलते जुलते से हैं। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो रशिया जो है उससे अभी भी हम जितने भी डिफेंस अपने इंपोर्ट करते हैं उसका 50% अभी भी रशिया से आता है। साथ में सप्लीमेंट्री पार्ट्स वगैरह भी हम रशिया से लेते हैं। लेकिन फ्रांस अब ऑलरेडी हमारा सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स बन चुका है। चाहे फिर आपके मिराज 2000 फाइटर
एयरक्राफ्ट हो गए, आपके राफेल हो गए, आपके स्कॉर्पियन डीजल सबमरीन्स हो गई। वहीं पे अगर बात करें तो दोनों के बीच में काफी एक्सरसाइजेस वगैरह भी कंडक्ट करवाई जाती हैं। आपकी वरुण हो गई जो रिसेंटली अभी कंक्लूड हुई है गोवा के अंदर, 21st एडिशन ऑफ दैट। गरुड़ है एयरफोर्स के बीच में, शक्ति है आर्मी के बीच में। आप यहाँ पे वरुण एक्सरसाइज की एक फोटो देख सकते हैं। तो काफी क्लोज कोऑपरेशन है, इंक्लूडिंग इंडियन ओशियन रीजन में क्लोज कोऑपरेशन के लिए दोनों ने लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट को भी साइन किया है और वो ऑपरेशनलाइज हो गया है। आगे बात करते हैं, नॉट ओनली डिफेंस सप्लाई बल्कि फ्रांस हमको टेक्नोलॉजी सप्लाई करने, जॉइंट प्रोडक्शन एंड जॉइंट डेवलपमेंट, इन सब में भी कोऑपरेट करने को तैयार है। और इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम है इंडिजिनाइजेशन का, उसमें भी सपोर्ट करने को तैयार है। एनर्जी की अगर मैं बात करूं, आज हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में दोनों का आप जानते हैं कितना क्लोज कोऑपरेशन है। ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट में हर जगह पे फ्रांस हमारे साथ खड़ा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, रशिया के अलावा फ्रांस अकेली कंट्री है जिसने इंडिया के साथ में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है उसको साइन करके यहाँ पे सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स जो है उससे एस्टेब्लिश करने के लिए डील साइन की हुई है, जेतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोनों का काफी क्लोज कोऑपरेशन है। हमारा जो श्री हरिकोटा मिसाइल और सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर्स है, इस सेंटर को डेवलप करने में फ्रांस ने हमारी हेल्प की। गगनयान मिशन में भी फ्रांस हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। सो काफी क्लोज कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगा। ट्रेड की मैं बात करूं तो जनवरी से दिसंबर 2021 के बीच में दोनों का जो बायलैटरल ट्रेड है, दो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन 12.58 बिलियन यूरोज है। सर्विसेज में बायलैटरल ट्रेड को अगर हम देखें तो ये भी 4.76 बिलियन यूरोज है। इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में अगर हम देखें तो फ्रांस हमारा 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है। इसके अलावा चाहे फिर काउंटर टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज जो है उससे डील करना हो गया, साइबर क्राइम से डील करना हो गया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गई, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए काम करना, फ्रांस और इंडिया हर जगह पे साथ में खड़े हैं। और इसीलिए बात हो रही है कि क्या फ्रांस रशिया को रिप्लेस कर सकता है, जहां पे रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप में कुछ तनाव हमको नजर आ रहा है। इंडिया के लिए इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो दोनों की वैल्यूज जो है वो काफी शेयर्ड है। चाहे वो डेमोक्रेसी को लेके हो गया, रूल्स ऑफ लॉ को लेके हो गया, सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को लेकर के हो गया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है वो फ्रांस की फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। वहीं पे आपको जैसे मैंने बताया, इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो कोलैबोरेट करके फुलफिल किए जा सकते हैं। चाइना के एसर्टिवनेस जो है उसको काउंटर किया जा सकता है। वहीं पे इंडिया की जो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का परमानेंट मेंबर बनने की चाहत है, यहाँ पे फ्रांस हमें सपोर्ट कर सकता है। बाकी क्लीन एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज से डील करना, काउंटर टेररिज्म करना, है ना, जो न्यू चैलेंजेस है या टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, उसमें भी फ्रांस हमें काफ़ी हेल्प जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बट जैसे हर एक अच्छे रिश्ते के अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ तनाव होते हैं, वैसे यहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस हैं। स्पेशली ये जो चैलेंजेस हैं ये आपके कुछ जो डील्स हुई उनको लेके हैं। जैसे जब राफेल डील हुई तो उसको लेकर के जो कंट्रोवर्सी थी, ब्राइबरी और करप्शन के चार्जेस थे, या जेतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के जो डोमेस्टिक प्रोटेस्ट हैं और अभी तक वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, या P75 प्रोजेक्ट जिसको इंडिया ने स्क्रैप कर दिया, इन सब से जो माहौल है दोनों के बीच में वो बहुत अच्छा तो नहीं है फ्रांस और इंडिया का। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए आप देख सकते हो ट्रेड की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। इसके अलावा यूक्रेन जैसे इश्यूज जहां पे दोनों अपोजिट ग्रुप्स में है, फ्रांस जहां रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज करता है, इंडिया रशिया के साथ में जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है और जो बॉन्ड है उसको रिस्पेक्ट करता है। तो इन इश्यूज को लेकर के हैं चैलेंजेस, बट हाँ, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं कोऑपरेशन के वो ज्यादा हैं। दोनों ब्लू इकोनॉमी के अंदर मतलब कंबाइंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सो आने वाली जो फ्यूचर एरिनाज ऑफ कोऑपरेशन है वहां पे फ्रांस और इंडिया के काफी मिलते जुलते से इंटरेस्ट हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, तो क्या ये सब जो हमने डिस्कस किया इससे ये प्रूव हो जाता है कि फ्रांस जो है कल को रशिया को इंडिया के ऑल वेदर फ्रेंड के रूप में रिप्लेस कर देगा और नया रशिया बन जाएगा?
आंसर इतना इजी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हर कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो उसके नेशनल इंटरेस्ट से डिफाइन होती है। जियोपॉलिटिक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इंडिया जहां पे फ्रांस के साथ में उसके अच्छे रिश्ते हैं, उनको रिस्पेक्ट करता है, वहीं पे वो अपने ओल्ड फ्रेंड जो है उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट करता है। आप जानते हैं रशिया और इंडिया जो है उनकी रिलेशनशिप टाइम टेस्टेड है। 1971 के बाद में दोनों की रिलेशनशिप ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाल फिलहाल में कुछ तनाव जरूर हैं, चाहे फिर डिफेंस हो गया, आपका सिक्योरिटी हो गया, स्पेस हो गया, एनर्जी हो गया, इन एवरी सेक्टर दे आर कोलैबोरेटिंग, कोऑपरेटिंग। रशिया हमेशा हमको सपोर्ट करता आया है। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट दोस टाइज। एट द सेम टाइम हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर अपनी नीड्स के लिए डिपेंड नहीं हो सकते, स्पेशली अगर वो डिफेंस और मिलिट्री नीड्स हैं। क्योंकि अगर हम डिपेंड हो गए तो हम फॉरेन पॉलिसी में एक इंडिपेंडेंट स्टांस नहीं ले सकते, और वो कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम को और सॉवरेंटी को कर्टेल कर देता है। आप जानते हैं रशिया पे हमारा कितना ज्यादा डिफेंस का डिपेंडेंस है, और इसीलिए इंडिया अपने डिफेंस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहा है। यूएस है, फ्रांस है, इजराइल है, इन लोगों से भी डिफेंस डील कर रहे हैं। इससे ना केवल हमें बेटर डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी मिल सकती है, नेगोशिएशन और बार्गेनिंग का पावर मिल सकता है, बल्कि साथ ही साथ में हम फॉरेन पॉलिसी में भी अपना एक इंडिपेंडेंट स्टांस जो शुरू से मेंटेन करते आए हैं, नॉन अलाइनमेंट का, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। So yes, both the partners are equally important for us. There is no question of versus. इंडिया को दोनों के साथ में अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करना होगा। होप आपको पूरा मुद्दा समझ आया है। अगर आप ऐसे ही जो करंट हेडलाइंस हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, उनको अच्छे से समझना चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे लगी। अगर आप सुपर कोचिंग के कोर्स के लिए एनरोल करते हैं तो हम आपको यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। यहाँ पे आपको जीएस, सीसेट, ऑप्शनल कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, डेली लाइव क्लासेस, मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग, यू नेम इट, एंड द फैसिलिटीज देयर। आपको करना क्या है, आपको कूपन कोड यूज करना है सोनप्रिया। आपको सुपर कोचिंग के हर कोर्स पर डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप सुपर कोचिंग आईएएस का कोर्स परचेस करते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, तो ये कोर्स आपको 29,999 पे मिल जाएगा डिस्काउंट के बाद में। ये पूरे साल की फीस है, इसमें ऑप्शनल टेस्ट सीरीज और स्टडी नोट्स इंक्लूडेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।